सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए मैंने अपनी एक नज़र घड़ी की जानिब डाली। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और मैं रोज की तरह अपने दोस्त उमर के साथ बैठा गपशप कर रहा था। मुझे फौरन ही एहसास हुआ कि रोज की तरह आज भी मैं लेट हो चुका हूँ और अम्मा जान मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ठीक है यार उमर, अब मैं घर चलता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है और बाहर का मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है। कहीं ये ना हो कि रास्ते में मुझे बारिश मिल जाए और मैं भीग के बीमार हो जाऊं। मेरी ये बात सुनकर उमर ने एक जोरदार कहका लगाया। अरे वाह, इतनी जल्दी? अभी तो आए हो। थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर चले जाना। कौन सा तुम्हारी कोई बीवी है जो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है? अपनी अम्मा के आगे तो तुम रोज ही कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हो। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने हाथ पीले कर लो। ये ना हो कि कल को तुम्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता ना दे। ये कहते हुए उसने दोबारा एक कहकहा लगाया और मैं गुस्से से उसकी जानिब देखने लगा। बंद कर अपनी बकवास, तुझे तो हर वक्त शादी की पड़ी रहती है। मैंने गुस्से भरी नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ भाई, शादी भी ज़रूरी है। आखिर बुढ़ापे में बीवी बच्चों के अलावा और कौन सहारा बनेगा। वैसे कल आंटी का फ़ोन भी मुझे आया था, वो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान रहने लगी है। इतना कहकर उमर सवालिया नज़रों से मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। यार उमर, तुम जानते हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी अम्मा मेरा रिश्ता मेरी खाला की बेटी से तय कर चुकी हैं। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं ये मामला किस तरह तय करूं। ना तो मैं अम्मा का दिल तोड़ सकता हूं और ना शाजिया का। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उमर के घर से निकल आया। उमर और मैं एक ऑफिस में इकट्ठे जॉब किया करते थे। जल्द ही हमारी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि हम दोनों ऑफिस में तो साथ ही रहते थे, लेकिन शाम को भी मैं अक्सर उमर के घर जाने लगा था। शाजिया से मेरी दोस्ती एक चैटिंग ऐप की वजह से हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती अब प्यार का रंग ले चुकी थी। उनकी और हमारी बिरादरी में फ़र्क था और उधर से अम्मा ने मेरा पहले से ही रिश्ता तय कर दिया था। पता नहीं लोग क्यों इन फजूल चीज़ों में पड़ जाते हैं और ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उमर के घर से निकलने के बाद मेरा रुख अब अपने घर की जानिब था और मेरे जहन में बार बार ये बातें घूम रही थीं। खैर, मैंने अपनी तवज्जो इन बातों से हटाई और बाइक का एक्सीलेटर बढ़ा दिया। अब मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर अम्मा ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे इंतज़ार में दरवाजे की चौखट पर ही बैठी रही थी। रोज़ की तरह आज भी मुझे लेट आता देखकर वो फ़ौरन बोली, बेटा बहुत देर कर दी, ज़रा मौसम को तो देखो कितना ख़राब हो गया है। चलो अब जल्दी करो, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया और मैं अपने घर में दाखिल हो गया। मैंने बरामदे में अपनी बाइक पार्क की और कमरे की जानिब बढ़ गया। इतनी देर में अम्मा खाना गर्म करके मेरे पास आ चुकी थी। उन्होंने खाने की ट्रे मेरे सामने रखी और फिर मुझसे मुखातिब हुई, बेटा उमर ने तुम्हें कोई बात की थी? कल मैंने उमर को फ़ोन किया था। उन्होंने एक आस भरी नज़र से मेरी जानिब देखते हुए कहा। बस बस अम्मा की ये बात सुनना थी कि मेरा मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। अम्मा प्लीज़, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप हर वक्त शादी वाला किस्सा लेकर ना बैठ जाया करें। ये कहकर मैं खाना खाने में मशगूल हो गया और अम्मा उदासी से मेरा मुंह तकती रह गई। जब मैं खाना खा चुका तो उन्होंने बर्तन समेटे। तुम्हारे बाप को मरे हुए 20 साल हो गए हैं और मैंने ये पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी खातिर तनहा गुजार दी है, लेकिन अब इस घर की वीरानी और खामोशी से मुझे वहशत होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारी बीवी और बच्चों से घर में दोबारा रौनक लौट आएगी। आखिर तुम अपनी बूढ़ी माँ को इतनी भी खुशी नहीं दे सकते और उधर मैं अपनी बहन को भला क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने बचपन से ही सबा का हाथ तुम्हारे लिए मांग रखा है और पिछले 10 साल से वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस रात अम्मा ने खूब मेरी क्लास ली और फिर मेरे साथ आकर बैठ गई। तुम्हें पता भी है 2 दिन से मेरी शुगर और बीपी की टेबलेट्स ख़त्म हो गई हैं। एक तुम हो कि तुम्हें आवारगी से फुर्सत ही नहीं मिलती। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सॉरी अम्मी, मैं अभी जाता हूँ और आपकी तमाम टेबलेट्स ले आता हूँ। मैं फ़ौरन ही अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। अरे बेटा, अभी बहुत टाइम हो गया है,
अभी कहीं मत जाओ। अपनी दवाइयों वाली टोकरी में मुझे एक गोली मिल गई थी, वो मैं खा चुकी हूँ। बस अब तुम बहुत थक गए होगे, आराम करो, कल ले आना। अम्मा मुझे पीछे से आवाज़ें देती रहीं, लेकिन मैं भला उनकी कहाँ सुनने वाला था। मैंने फौरन ही बाइक स्टार्ट की और घर से निकल गया। अभी मैंने तकरीबन आधा किलोमीटर ही सफ़र तय किया था कि रास्ते में बारिश होना स्टार्ट हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगी। अचानक एकदम से मौसम ख़राब हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मुझे ये एहसास हो गया कि अब मैं मज़ीद इस मौसम में बाइक नहीं चला सकता। सो मैंने अपनी बाइक एक दरख्त के नीचे पार्क की और सड़क किनारे खड़ा हो गया। उस तेज़ तूफ़ानी बारिश में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो रहा था कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ हूँ। उस रात तकरीबन मैं सड़क पर आधा घंटा खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। खुदा खुदा करके बारिश कुछ हल्की हुई, लेकिन अब भी तेज़ हवा चल रही थी। लेकिन मैं अब यहाँ मज़ीद इंतज़ार न कर सकता था। मैंने फ़ौरन ही अपनी बाइक को किक लगाई और अभी बैठने का इरादा ही किया था कि अचानक मेरे कानों से किसी लड़की की आवाज़ टकराई। मैंने फ़ौरन पलटकर पीछे की जानिब देखा, मगर मुझे वहाँ कोई नज़र न आया। भला इस तूफ़ानी रात में कौन पागल होगा जो अपने घर से बाहर निकलेगा? और ये तो आवाज़ एक लड़की की थी। इसका तो मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था। मैंने इसे अपना वहम समझा। अचानक ही मेरी नज़र सड़क की दूसरी जानिब पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि एक 20-22 साल की खूबसूरत और जवान लड़की सामने खड़ी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उस तूफ़ानी रात में मैं अपने सामने एक लड़की को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन अगले ही लम्हे इस सकते को तोड़ती हुई उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। वो लड़की देखने में जितनी ही खूबसूरत थी, उसकी आवाज़ भी उतनी ही प्यारी थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो मैं घर से एक काम के लिए निकला था और रास्ते में अचानक मुझे बारिश ने आ लिया। मैंने नर्वस होते हुए लड़की को जवाब दिया। मेरे जहन में अब भी ये ख्याल गर्दिश कर रहा था कि तूफानी रात के इस पहर में एक लड़की भला कहाँ से आ सकती है। उसने फौरन ही मेरी कैफियत को भांप लिया था। मेरी बात सुनकर वो खिलखिला उठी। उसकी हंसी की आवाज़ ऐसी थी जैसे इन तेज हवाओं में कहीं दूर घंटियां बज रही हों। चलो मान लेती हूँ तुम रास्ता नहीं भटके, तो फिर क्या मौसम का मजा लेने यहाँ आए हो? ये कहकर वो चलती हुई मेरे करीब आ पहुंची। मैं यहाँ अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो रोज ही तकरीबन ऑफिस से लेट ही आते हैं, मगर मुझे अब उनके इंतजार की एक आदत पड़ चुकी है। मैं जो ही अपने घर से निकल कर आई, मेरी नज़र अचानक तुम पर जा पड़ी। मैं समझी शायद तुम रास्ता भटक गए हो, इसलिए फौरन यहाँ तुम्हारी मदद को आ गई। बस यहाँ से चंद कदम के फासले पर मेरा घर है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, और तुम्हारे कपड़े भी बारिश की वजह से भीग चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसके साथ चला जाऊं, लेकिन एक अनजानी सी कुव्वत मुझे उसके साथ जाने से रोक रही थी। ज्यादा सोचो नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने शौहर के कपड़े दे देती हूँ। ये ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। जब अगली बार मेरे घर के पास से गुजरोगे तो मुझे ये कपड़े वापस कर देना। वो मेरे साथ इतने प्यार से बोली थी कि मैं उसको इनकार ना कर सका और उसके साथ चल दिया। अभी हम गिनती के चंद कदम ही चले थे कि सामने से उसका घर नजर आने लगा। देखने में ये घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हम मेन गेट से होते हुए घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। देखने में ये घर बाहर से ज्यादा मुझे अंदर से खूबसूरत लगा। यहाँ मौजूद हर चीज एक सलीके और करीने से रखी गई थी। मैंने हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए उस लड़की को मुखातिब किया। इतने बड़े घर में क्या आप सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं? मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। जी हाँ, हम बस 2 लोग ही यहाँ रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की मेरे लिए कपड़े और चाय ले आई। मैं फौरन ही वॉशरूम में घुस गया और चेंज करने के बाद चाय पीने के लिए बैठ गया। वो भी मेरे पास करीब ही बैठ गई। उस लड़की का इतना खलूस देखकर मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी अम्मा मेरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं अपनी कज़न से शादी नहीं करना चाहता और आए रोज़ अम्मा से मेरा इसी बात पर ही झगड़ा रहता है। जैसे ही उस लड़की ने मेरी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में एक गुस्सा सा दिखाई देने लगा। मैं उसे यूं अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए घबरा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने हिम्मत करके उसे दोबारा मुखातिब किया। मैंने तो आपको आज अपनी सारी कहानी सुना दी है,
लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। महर, मेरा नाम महर है, वो अपनी खूबसूरत आवाज में बोली। कितनी देर हो गई है आपकी शादी को? ये सुनकर वो एक लम्हे को खामोश हो गई। 10 साल। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ। वाह, आप तो उम्र में बहुत ही छोटी लगती हैं। लगता नहीं कि आपकी शादी को 10 बरस बीत गए होंगे। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, हमारे यहाँ लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, और बाज़ मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि जहाँ रिश्ता तय कर दिया जाता है वहीं शादी नहीं होती, या लड़का मानने से इनकार कर देता है, जैसा कि तुम अपनी अम्मा को इनकार कर रहे हो। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि जहाँ माँ बाप रिश्ता कर दें तो वहीं शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी एक दोस्त की याद आ गई है। मेरी एक दोस्त का रिश्ता बचपन में ही उसके खालाजाद से तय हो गया था, और ये रिश्ता उनके वालिदैन ने उनके पैदा होते ही तय कर दिया था। जब वो कुछ बड़े हुए तो लड़का शहर में तालीम हासिल करने के लिए चला गया और अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता तमाम रिश्तों को भूल गया। उसके माँ बाप उसे बुलाते रहे, उसकी मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो वापस घर को ना लौटा। जब उसके ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात की तो इस धमकी का भी उस पर कोई असर ना हुआ। मेरी दोस्त उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी और बचपन से लेकर जवानी तक अपने ही खालाजाद का इंतजार करती रही। जब उस लड़के ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो लड़की इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। वो लड़का इतना संगदिल था कि उसके मरने पर भी ना आया था। मुझे नफरत है उन सारे मर्दों से जो बेचारी कमज़ोर दिल लड़कियों के जज्बात से खेलते हैं और उनकी सारी आस उम्मीदों को तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी सुख चैन नसीब नहीं होता, और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। अचानक उसकी आंखों में गुस्सा ठाठे मारने लगा और वो एक जुनूनी कैफियत में मुझे ये सारी कहानी सुना रही थी। तुम भी उन लोगों में से एक ही हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम से हवास बाख्ता हो गया। मेरी समझ में ना आ रहा था कि मैं क्या करूं और यहां से कैसे भागूं। उसकी शक्ल अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगी थी और उसकी आंखों से आग के जैसे शोले लपक रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद नफरत की जुनूनी कैफियत को मैं अपने सामने देख रहा था। वो अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मैं अपनी जगह से उठा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे ये अंदाजा हुआ कि उस कमरे में कोई दरवाज़ा मौजूद ना था। एकदम से लाइट चली गई और मैं हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगा। मैं कभी किसी दीवार से टकराता तो कभी किसी दीवार से, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता न मिल रहा था। इस अंधेरे में वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई थी। फिर यूं हुआ कि अचानक एक हाथ ने मेरे गले को दबोच लिया। ये पकड़ इतनी शदीद थी कि मेरे गले से खरखर की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा, लेकिन उस लड़की से खुद को बचा ना पाया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मेरी गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी। मुझे अब अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी थी। मेरा दम अब घुटने लगा था। मुझे ये एहसास ही ना हो पाया था कि उसने मुझे कब और किस वक्त ज़मीन पर गिरा दिया था। अब वो मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके गुस्से से पुकारने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मैं अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर चुका था और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म बेसुध होता जा रहा था। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई। मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जो ही मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो उस लड़की ने एक जोरदार चीख मारी और मुझे छोड़कर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बेहोश हो गया। मैंने जब दोबारा आंख खोली तो सूरज मेरे सर पर था और मैं एक कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। मैं कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ और हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक एक वसी और अरीज कब्रिस्तान फैला हुआ था। फिर अगले ही लम्हे मुझे रात वाला वो तमाम वाक़या याद आने लगा। मैं एकदम ही खौफजदा हो गया और कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता देखने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने एक शख्स चलता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। पहले पहल तो उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की
क्योंकि उस वक्त दिन का उजाला छा चुका था। वो शख्स सीधा मेरे पास आया और मेरी हालत को देखते हुए मुझे तसल्ली देने लगा। शायद उसने मुझे दूर से ही देखकर मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने उसे अपने साथ होने वाले गुज़श्ता रात के तमाम वाक़ये को तफसीलन बयान कर दिया। मेरे साथ गुजरने वाला तमाम वाक़या सुनने के बाद उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे तुम्हारी हालत देखकर अंदाज़ा हो गया था कि महर ने ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, मगर मैं शुक्र करता हूँ कि तुम बच गए हो। महर? उसके मुंह से ये नाम सुनकर मैं अचानक चौंक गया। हाँ, मैं वही शख्स हूँ जिसकी 10 साल पहले महर से मंगनी हुई थी, मगर मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसके घर वालों ने ही सब्र से काम ना लिया और बार बार रिश्ता तोड़ने की धमकियां देने लगे। उस वक्त तक मैं कुछ बन ना पाया था और ना ही मेरा कोई जरिया माश था। मैं भला कैसे महर से शादी कर सकता था। फिर यूं हुआ कि महर के घर वालों ने हमारी मंगनी तोड़ दी और उसकी शादी किसी और जगह करने लगे। शादी वाले दिन ही महर ने खुदकुशी कर ली और जहर पी लिया। अगर वो थोड़ा सब्र से काम लेती तो आज हालात ये ना होते, बल्कि मैं और महर साथ होते। मैंने सुना है कि उसकी रूह इस कब्रिस्तान में भटकती फिरती है और उसने कई लोगों की जान भी ली है। मैं इस कब्रिस्तान में रोज़ आता हूँ ताकि मेरी उससे मुलाकात हो जाए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। मैं उसे मनाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेवफा नहीं था। शायद मेरी बातों से उसकी रूह को थोड़ा करार मिल जाए। इतना कहकर वो शख्स ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए अपने गले से लगा लिया। फिर अचानक मुझे अपनी खालाजाद सबा का ख्याल आने लगा। बिल्कुल इसी तरह कई सालों पहले मेरी माँ और खाला ने हमारा रिश्ता तय किया था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं कहीं और दिल लगा बैठा था। अब मुझे अम्मा की कही हुई तमाम बातें याद आ रही थीं और मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ये ना हो कि अम्मा खाला को इनकार कर दे और महर की तरह सबा भी जहर ना खा ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सबा को महर हरगिज़ नहीं बनने दूंगा। बस ये सोचकर मैं अपने तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की जानिब बढ़ गया। जैसे ही मैं घर आया तो अम्मा की हालत देखने के काबिल न थी। वो पूरी रात मेरे लिए रोती रही थी और नीम बेहोशी की हालत में थी। सबा और खाला भी उनके पास ही मौजूद थे। मुझे देखकर वो लोग मुझसे लिपट गए और अम्मा की तो जैसे जान में जान आ गई थी। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए फ़ैसले लेते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। शायद वक्ती तौर पर हमें उनकी इफादियत का पता न चले, मगर यही हमारे हक में बेहतर होता है कि हम अपने वालिदैन की हर कही हुई बात पर सरे तस्लीम खम करें। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।